जी तो रैली में कह रहे हैं हमने 11,000 करोड़ रुपए मजदूरों पे खर्च कर दिए। 11,000 करोड़ कर दिए और 1 करोड़ का तो इलाज भी कर चुके हैं। ये 80 करोड़ परिवार को राशन भी दे चुके हैं। तो फेंकना इनका चलता रहेगा। इनके ये भी फेंकू और इनका प्रधानमंत्री भी फेंकू, अमित शाह भी फेंकू, और इनकी जो मंत्री है वो पता नहीं कौन सा कपड़ा मंत्रालय है उसकी मंत्री बनी बैठी है, कौन है, स्मृति ईरानी, वो उसने 80 करोड़ परिवारों को राशन दे दिए। बच्चे ये समझ नहीं आता कि ये इंसान जो है हमारे प्रधानमंत्री, ये आज इस जगह पे दूसरी बार आ कैसे गए हैं। 5 साल के बाद जो दूसरी बार, 6ठा साल जो चल रहा है, ये आ कैसे गए। कौन बेवकूफ लोग होते हैं यार इनको जो वोट देते हैं। जो सरकारें हैं वो मंदिर की बात करती है, राम मंदिर बनवाएंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, ये करेंगे, पर वो कभी भी आज तक हमने उनको ये बोलते नहीं देखा कि हम एक हॉस्पिटल बनवाएंगे जिससे मरीजों का इलाज हो पाए। मतलब यहाँ पर राम मंदिर की बातें होंगी क्योंकि उससे वोट बटोरने हैं, क्यों हॉस्पिटल से तो कोई वोट बटोरेगा नहीं ना, हॉस्पिटल से तो वोट आते ही नहीं। आप लोगों के लिए, इनको क्या लगता है कि लोगों के लिए काम करना राजनीति नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना राजनीति है। इनकी राजनीति ये है कि आप क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और अगर हम इसी की बात करते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर्स हो गए हमारे, तो डॉक्टर्स की तो पहले ही बात आई, जो पीपीई किट्स की बात थी यहाँ पर, हमारी ये व्यवस्था देख लेते हैं हम। जो पीपीई किट्स की बात आई, वहाँ पर इन्होंने पीपीई किट्स में भी घोटाला कर दिया। मतलब इनको वो भी देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, बीजेपी के इस्तीफा भी देना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष को। तो इनका देखिए, इनका अभी भी इसी चीज़ पे पूरा फोकस ये है कि हम किसी भी तरह घोटाला करें, या फिर हम ऐसी चीज़ों में नहीं, जितनी भी चीज़ें अभी आएंगी, जैसे जो वहाँ से किट्स थी, जो चाइना से किट्स आई थी वहाँ से, वो भी ख़राब किट थी। टेस्टिंग किट थी, वो भी ख़राब थी। 95% उसका यूज़ जो था वो बिल्कुल बेकार था, 5% यूज़ हो रही थी। वो बाद में ये पता चला, जब तक पता नहीं कितना कोरोना फैल चुका होगा, बाद में ये पता चला कि भैया वो कोरोना किट जो है वो ख़राब है। और दूसरी जगह से जो आनी थी वो सस्ते में मिल रही थी, पर एक गुजरात का व्यापारी था तो इसके लिए उनको किट खरीद ली उन्होंने इतने महंगे में। और इनफैक्ट जिसने खरीदी वो ही इंडिया को महंगे में बेच रहा है। इंडियन नहीं खरीदी और इंडिया को ही महंगा बेच रहा है, वो 250-300 महंगा। इनके लिए सारी नाजायज चीज़ें वो जायज़ हैं, ठीक है। इनके लिए जो देशद्रोही है वो देशभक्त है, देशभक्त जो है वो देशद्रोही है। ये हर चीज़ को उल्टा करके देखते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने 72,000 स्क्रीन लगवा दी, LED स्क्रीन लगवा दी, 144 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसमें। पर इनको ये नहीं दिखा कि हमारे जो मजदूर हैं वो दिन रात मर रहे हैं, उनका दिन रात उनको भूखे मरना पड़ रहा है। कि बच्चे की प्रेग्नेंट जो है वो अपने बच्चों को भी खो रही है, इनफैक्ट उनके परिवार उनको भी खो देता है, क्योंकि हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। मतलब हमारी व्यवस्था देखिए। और हमारे भारत के लिए इन्होंने हर चीज़ में कहा था ना, इनको किस्मत वाले या बदकिस्मत चाहिए आपको। तो देखिए हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास बीजेपी सरकार है। हम बलात्कार में पहले नंबर पर आ गए हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ भेदभाव होता है, क्या कहते हैं, नस्ल भेदभाव हो गया या फिर रिलीजन में भेदभाव हो गया, उसमें हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। पाकिस्तान अपने आप को सेक्युलर कंट्री नहीं कहता है, हम बहुत बड़े सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान का भेदभाव होता है और उसमें हम बहुत आगे आ गए हैं, टॉप 10 देशों में से एक आ गए हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना जो है वो कम फैल रहा था, शुरू में कम फैल रहा था। तो हमारे जो होशियार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, उन्होंने इतनी होशियारी करी, जब कम था तब तो लॉकडाउन कर दिया, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लॉकडाउन सब कुछ खोल दिया। और 8 तारीख को देखिए, जब 1 तारीख को सब कुछ खुलना स्टार्ट हुआ था तभी से कोरोना बहुत बुरी तरह फैल गया था। इन्होंने 8 तारीख को पूरा ही सब कुछ खोल दिया। देखिए, खोलना तो पड़ता है, इनको खोलना ज़रूरी है, बट मेन बात ये है कि जो आपने पहले लॉकडाउन किया था उसमें आपकी व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। बिहार में चुनाव है, उस कारण की वजह से खोलना इनको पड़ा क्या, कि बिहार चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, बिहार चुनाव के लिए तो ये खोले ना खोले, इनकी राजनीति फुल तरीके से हो जाती है, ठीक है ना। लॉकडाउन ये खोले ना खोले, इनका पूरा हो जाता है। इनको अपनी नाकामी छुपानी थी, इनको इनके खुद के बस की कुछ नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भैया लॉकडाउन कर दो, सबको अपने अपने घरों में बंद कर दो, ना कोई किसी से मिलेगा, ना कोरोना फैलेगा। अब जब लोग मिलने स्टार्ट हुए वहाँ पर, तब उन्होंने देखा कि कोरोना फैल रहा है। अब उनको तो खोलना ही था, अब तो बेशर्मी अपने मुंह पे काली पुत चुकी है अब। पर उनको ये था कि अमित शाह जी तो रैली में कह रहे हैं हमने 11,000 करोड़ रुपए मजदूरों पे खर्च कर दिए। 11,000 करोड़ कर दिए और 1 करोड़ का तो इलाज भी कर चुके हैं, ये 80 करोड़ परिवार को राशन भी दे चुके हैं। तो
फेंकना इनका चलता रहेगा। इनके ये भी फेंकू और इनका प्रधानमंत्री भी फेंकू, अमित शाह भी फेंकू, और इनकी जो मंत्री है वो पता नहीं कौन सा कपड़ा मंत्रालय है उसकी मंत्री बनी बैठी है, कौन है, स्मृति ईरानी, वो उसने 80 करोड़ परिवारों को राशन दे दिए। 25-30 करोड़ टोटल है, वो 80 करोड़ को शायद पर्सनली देकर आई होगी किसी के घर में अपने राशन, क्योंकि बेचारी बड़ी समाज सेवा में लगे रहती है। हमने तो बीजेपी भूल जाती है क्या बोले, बाद में ध्यान आता है, जैसे उन्होंने, उनको तो बाद में भी ध्यान नहीं आता ना, उनको बाद में भी ध्यान नहीं आता। उनको ये है कि जो हमने बोला वो ठीक है, खुलेआम सबके सामने सभा पे खड़े होकर वो झूठे बयान देते हैं। उसके बाद जब वो ट्रोल होने लगते हैं उसके बाद भी आकर कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी कि हमने ये गलत कहा था, कभी भी नहीं कहा। देखिए जो जी न्यूज में हुआ, जो कोरोना फैला जी न्यूज में, उस पे तो किसी ने सवाल ही नहीं किया, वो मुद्दा बैठ गया, अपने आप छुप गया। क्यों? क्योंकि उनका खुद का अपना चैनल है, ठीक है ना। अब वहाँ पर ये सुधीर चौधरी का मैं बताऊं आपको, सुधीर चौधरी से कई लोग वहाँ पर कह चुके थे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है कि आप हमें घर जाने दीजिए, उसने नहीं जाने दिया। अब वो तो अपना बंदा है इनका सरकार का। जी न्यूज़ की आपने बात करी, मीडिया की बात करी आपने, लगातार जो मरकज है जमातिया जो लोग थे, जमात के लोग, कहा गया कि उन्होंने देश में ये कोरोना फैलाया है, इनका अहम रोल है। और प्रतिशत भी बताया जा रहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही कि इतनी प्रतिशत, इतने % लोगों को इन लोगों ने कोरोना फैलाया। लेकिन जब जी न्यूज़ के ऑफिस में कोरोना होता है या संबित पात्रा में लक्षण पाए जाते हैं या RSS के ऑफिस में कई लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो क्या ये लोग भी जमात के लोगों से मिले हुए थे? हाँ, शायद लोगों ने फैलाया है। जो ये मौलाना साद है ना, उनसे मिलकर आए होंगे शायद, ये पर्सनली इन्होंने मीटिंग की होगी। तो हमारे संबित पात्रा को भी कोरोना हो गया। वैसे आज मैंने उसको सुबह ही डिबेट में देखा, बड़ा सूख सा गया है वैसे तो, पर जब भी वो आ गया, मतलब ये सोचिए कि आप एक बात सोचिए, जो एक नॉर्मल पेशेंट होता है ना, हमारा कोरोना का पेशेंट है, वो जाएगा अपना इलाज कराने के लिए। पहले बात तो उसको कोई घुसने नहीं देगा हॉस्पिटल में, कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्टिल उसको घुसने भी दिया। उसके बाद वहाँ पर 10 दिन में, 15 दिन में उसकी रिपोर्ट्स आएंगी। यहाँ पर हमारे मंत्री देख लीजिए, उनकी 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, 10-15 दिन में वो तंदुरुस्त होकर डिबेट में आ जाते हैं। ये तो हम देखते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जमातियों की, तो जमातियों से जो कोरोना बोला इन्होंने, जमाती कितने थे? 2-2.5 हजार थे, इससे ज्यादा तो नहीं थे। 2100 लोग, ठीक है, इतने लोग थे। इन लोगों ने 2.5 लाख लोगों को कोरोना फैला दिया। 2.5 हजार लोगों ने, 2.5 हजार भी पूरे नहीं, आज हमारे यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं, उन्होंने फैला दिया। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने पेशेंट्स को जो प्लाज्मा होता है अपना वो दिया। सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आए कि भैया हम प्लाज्मा देंगे और आप हमसे जितना प्लाज्मा लेना है ले लीजिए और हम सब तैयार हैं, ठीक है। वो खबर कहीं ना कहीं 1-2 दिन हमने देखा कि हाँ गोदी मीडिया में चली, पर बिल्कुल खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जमातियों की तारीफ होने लग गई, मुस्लिम समाज की तारीफ होने लग गई। उसके बाद एक डॉक्टर का बयान आता है, डॉक्टर आरती जो है, उसका बयान आता है। हाँ, उसने ये बोला कि जो ये जमाती हैं या फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसने पूरा बोला है ये बात कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वीडियो में वायरल हुआ ये पूरा, कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको तो मैं पेशेंट्स मतलब आए तो उनको मैं पहले ही इंजेक्शन ऐसा दे दें कि वो मर जाएं। मैं उससे हर्षवर्धन से बात करूंगी, इनको लेटर लिखूंगी इस तरह से उसने ये बोला। मतलब इतनी नफरत फैला दी है आपने इस देश में, इतनी ज्यादा नफरत और हीन भावना फैला दी है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर है, MBBS की डिग्री लेके बैठे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो ये बात कर रहे हैं। एक वहाँ का IS SP जो है उसने ये बोल दिया कि जय भीम नहीं बोलेंगे, और हाँ जय भीम नहीं बोलेंगे, और जय भीम बोलेंगे तो आपको FIR हो जाएगी आपके। और अपने ही पुलिस कर्मियों को बोला है उसने, क्योंकि जो वो वायरलेस फोन होता है उस पर वो जय भीम बोल रहे थे। तो इसलिए मतलब शर्म करो, जिस इंसान ने तुम्हें आज यहाँ पर खड़ा करने पर वो किया है, मतलब सब कुछ उसने ही, मतलब एक तरीके से होता ना, हमारे बाबा साहब ना होते तो शायद आज यहाँ पे ना होते, हम ऐसे ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये इंसान जो है हमारे प्रधानमंत्री, ये आज इस जगह पे दूसरी बार आ कैसे गए हैं? 5 साल के बाद जो दूसरी बार, 6ठा साल जो चल रहा है, ये आ कैसे गए? कौन बेवकूफ लोग होते हैं यार इनको जो वोट देते हैं। और अगर हम 6 साल की बात करें, 6 साल बेमिसाल का इन्होंने अभी कोरोना के टाइम पे जिस दिन ट्रेन से लोग कुचले गए थे ना, उसी दिन उन्होंने 6 साल बेमिसाल का नारा देकर जश्न मनाया था वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना नहीं आता है, हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बड़बोलापन कभी भी कर जाता है, और हम उसके लिए मोदी 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 करके चिल्लाते रहते हैं लोग। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, अंधभक्त,
मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग आपके घर में एनजीओ से खाना देने आ रहे थे, राशन पानी देने आ रहे थे, वो आपको सरकार पहुंचा रही थी या आम लोग पहुंचा रहे थे? कई वीडियोस ऐसे देखा, उन्होंने मना कर दिया कि भैया तू मुसलमान है, हम एनजीओ वाले गए थे, मुसलमान है तू, मतलब हम तुझसे राशन नहीं लेंगे। मतलब घर में खाने को रोटी नहीं है, राशन नहीं है, पानी नहीं है, पर जहाँ वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि कौन से जात से हो तुम, कौन से धर्म से हो, उसके बाद तुमसे ये लेंगे हम, उसके बाद तुमसे नहीं लेंगे। तो अगर हम बात करें कि 6 साल की राजनीति में क्या हुआ, 6 साल की राजनीति में ये हुआ कि एक बार गुजरात में एक कांड हुआ था, उसके बाद इस बार हमने देखा जो दिल्ली में कांड हुआ। तब गुजरात में इनकी सरकार थी, आज इंडिया में इनकी सरकार है पूरे, तो हमारे दिल्ली में हो गया। और कपिल मिश्रा ने खुद सबके सामने आकर ये कहा, अल्टीमेटम देकर गया, उसके बाद ही दंगे भड़के। हमने ये देखा कि भारत पहले नंबर पर रेप में आ गया है, महिलाओं के साथ असुरक्षा में आ गया है। हमने ये देखा कि भारत जो है कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, तो हम हल्के हल्के आगे करके बढ़ रहे हैं। 10 से आपने अभी दिल्ली दंगों की बात करी, उसमें आज ही पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट जो आज वो कोर्ट में पेश करेंगे, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, लोगों का कहना है जो दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है दिल्ली दंगे की, वो कहीं ना कहीं एक तरफा रिपोर्ट है। अच्छा, एक तरफा। देखिए, पहली बात तो जो ऐसा ही था उस दंगे में, जो वो कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उनको उनकी गाड़ी में उनका शव ही मिला, ये शायद पता ही होगा, गाड़ी में उनका शव मिला। मैं चाहती हूँ कि अंधभक्ति जान ले कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और अगर एक तरफा की बात करें तो हम अभी मैंने सुबह सुबह उसका देखा है, कपिल मिश्रा का, उन्होंने खालिद सैफी के लिए कुछ डाल रखा है, काफ़ी गंदा ट्वीट किया है उन्होंने कि आतंकवादी है, और मुझे बोल रहे थे ये आतंकवादी है इन्होंने। और अगर हम दिल्ली दंगों की बात करें तो दिल्ली दंगे छुपके नहीं हुए, वो सबके सामने दिखाकर हुए कि किसने किए किसने नहीं किए। पीसफुल मार्च हो रहा था, किसी ने शुरुआत नहीं की, और अगर शुरुआत करनी थी तो जो पीसफुल मार्च चल रहा था वो 2-3 महीने से चल रहा था पहले ही शाहीन बाग पे, तब तो कुछ नहीं हुआ। जब इलेक्शन आने वाले थे तो देखिए, मैं एक बात बोलूंगी इस पे कि सरकार कोई कसर की नहीं होती, कोई भी सरकार हो वो राजनीति में आके राजनीति करती है और गंदी होकर ही निकलती है। तो सबने मतलब किसी सरकार ने नहीं देखा, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, 2 दिन तक 3 दिन तक दंगे बुरी तरह हो रहे थे। उसके बाद हम 3rd या 4th डे देखते हैं कि वहाँ पे आर्मी पहुंचाई जा रही है। तो पहले दिन दूसरे दिन नहीं पहुंचाई गई क्या? पहले दिन दूसरे दिन भी पहुंचाई जा सकती थी। आज हम ऐसी वहाँ पे ये पता चलता है कि लाशें जो हैं वो गटर में हैं, और पता नहीं है कि कितने लोग गटर में मरे पड़े हैं। इनका ये मकसद है कि कोरोना की आड़ है, कोई अभी मीडिया दिखाएगा नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, मुद्दे बहुत है। तो इनका ये है कि इस मुद्दे को आप इतना भटका दो ताकि एनआरसी एनपीआर सीए के जो खिलाफ मुद्दा था, जो आंदोलन चल रहा था, वो कोरोना महामारी की जब ये खत्म होगी, जब सब कुछ खुल जाएगा, वो दोबारा से शुरू ना हो जाए। तो जिन लोगों ने इसको शुरू किया, जिन लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की, चाहे खालिद सैफी हो, चाहे सफूरा जरगर हो, या बहुत से लोग हो ऐसे, उमर खालिद हो, उन सब पे इन्होंने यूएपीए लगा दिया कि अगर जो इनके नीचे लोग हैं, जितने भी इनके पीछे लोग खड़े हैं, उनको हम डरा सके कि जब पूरा का पूरा ऊपर वाला गैंग हम इनको जेल में डाल देते हैं, जिसको ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसको कहते हैं कि हम इनको जेल में, देखिए टुकड़े टुकड़े इन्होंने कराए, हिंदू मुसलमान ये करे, दलित मुसलमान ये करे, पंडितों को और हिंदुओं को ये अलग रखे, पंडितों और मुसलमानों को ये अलग रखे, हमेशा ये करते हैं। इनके लिए हिंदू कोई दलित नहीं है, इनके लिए कोई हिंदू यादव नहीं है, इनके लिए जो हिंदू है वो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण्स मानते हैं, ऊंची जात, वो लोग हैं। इनके लिए ये भला ही दलित जो लोग हैं, आज हमारा दलित समाज ये है कि मैं खुद चाहूँगी कि दलित समाज के, मैं भी उसी से आती हूँ, तो दलित समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा अच्छा बुरा क्या है। अपने आप को काफ़ी सारे मैं देख लेती हूँ कि वो जो गाली बकते हैं उनमें से कई लोग होते हैं, तो अपने आप को हिंदू समझना बंद करें, अपने आप को समझे कि आप क्या हैं, और उसी तरह से सरकार को देखते हुए आगे बढ़े। और हमेशा, अभी नहीं, बिहार वाले चुनाव में नहीं, आगे आने वाले चुनाव में हमेशा इन दिनों को हमेशा याद रखें कि जब हमारे यहाँ महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, मजदूर सड़कों पे मर रहे थे, प्रेग्नेंट लड़कियां मर रही थी, 8 महीने का बच्चा था, उनका इलाज नहीं हो रहा था, तब उन्होंने 6 साल बेमिसाल का जश्न मनाया, 1 साल का जश्न मनाया, और बीजेपी ने किसी को भी आकर नहीं देखा। हमारे अमित शाह जो है, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने 144 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 72,000 स्क्रीन लगा के, और 1 रुपए की मदद नहीं करी, जिसका 20 लाख करोड़ का जो वादा किया था, और 1 रुपए की मदद नहीं की लोगों की। सबको याद रखना चाहिए।